कुछ अच्छे अच्छे और प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं। अब जब भी आपको यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहले अपन इसको डिटेल में देख लेते हैं। जब भी हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम का, करेक्ट है, अब जब इक्विलिब्रियम वर्ड आएगा तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बेटा नेट फोर्स उस पर क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, करेक्ट है। अब आपको बोल सकता है कि यहाँ पर दो वर्ड आ सकता है, या तो आपसे बोलेगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, या तो आपसे बोलेगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये दोनों वर्ड को आपको ध्यान रखना है, या तो आपको बोलेगा कि सिर्फ एक चार्ज इक्विलिब्रियम में, ठीक है, या तो आपसे बोलेगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, या तो आपसे बोलेगा कि चार्ज इक्विलिब्रियम में। जब सिस्टम की बात करोगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो देयर इज द, जो आप नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे, नेट फोर्स जीरो होगा कहां पर, एट ईच चार्ज। जब आप सिस्टम की बात करते हो कि भाई सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो हर एक चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा उसको आपको किसके इक्वल पुट करना है, जीरो के। पार्थ सो गए क्या? अगर अपन चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज इक्विलिब्रियम में, तो सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज, सिर्फ उसी चार्ज पर आपको फोर्स के कैलकुलेट करना है, सिर्फ ये चीज है। फोर्स कैलकुलेशन कैसे आता है, बेसिक जो आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है वहां से अपन फोर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं, करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चंस को, ध्यान से देखेंगे। टू आइडेंटिकल चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू आर केप्ट एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर आपको दो चार्ज दिया हुआ है, कैपिटल क्यू, इनके बीच का सेपरेशन आर दिया हुआ है। थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग अबव द टू चार्जेस। आपको बोल रहा है, ये पता नहीं कि कहां पर रख रहे हैं, आपको सिर्फ इतना बोला है कि एक चार्ज है स्मॉल क्यू, उसको अपन इनके लाइन के अलोंग ही हम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, सच दैट ऑल थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। आपको बोल रहा है कि सारे के सारे चार्जेस, यानी सिस्टम किसमें इक्विलिब्रियम में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ क्यू। आपसे पूछ रहा है कि आप मैग्नीट्यूड बताइए किसका, क्यू का, और जो उसकी लोकेशन होगी उसके बारे में भी आप बात करिए। मैग्नीट्यूड बताइए और लोकेशन के बारे में आप बात करिए। इज इट क्लियर और नॉट? अब यार ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई, अगर आप ध्यान से देखो, इसका मैंने शायद, जब इसका एक जुगाड़ भी बता देंगे, वहां से आप डायरेक्ट भी कर पाओगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आपको खुद ही ट्राई करना है। जैसे यहाँ पर आपने दे दिया कि सर ये क्यू है, यहाँ पर ये चार्ज है, दिस इज द कैपिटल क्यू, दोनों के बीच का सेपरेशन आपको स्मॉल आर दिया है। मान लेते हैं कि जो चार्ज है स्मॉल क्यू, वो यहाँ पर कहीं हमने इसको रखा है, जिसकी यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है बेटा, एक्स है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना आ जाएगी, आप चिल्ला के बोलोगे सर ये आर माइनस एक्स होगा या नहीं होगा। आपसे बोल रहे हैं कि पहले तो आपको क्या बताना है, एक तो आपको लोकेशन बतानी है, ठीक है, और दूसरा आपको नेचर ऑफ द चार्ज, नेचर एंड मैग्नीट्यूड बताना है, यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहां पर लॉजिकली देखो तो आपको बोला है कि सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। सिस्टम किसमें है, यानी हर एक चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हर एक चार्ज पर जो नेट फोर्स है क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बहुत बेसिक सा लॉजिक है यहाँ पर। अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में थी, इस पर भी नेट फोर्स जीरो, इसके ऊपर भी हर जगह नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। लेकिन जब आप लोकेशन निकालोगे तो आप इसका एफबीडी बनाओ स्मॉल क्यू का, तो ये कैपिटल क्यू प्लस है, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। मान लेते हैं इसको मैं F1 मान रहा हूं और इसको मैं F2 मान रहा हूं। F1 की वैल्यू अगर मेरे को लिखना होता माय डियर, तो मैं लिखता K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बीच की डिस्टेंस कितना है, x है, तो आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया। इसी तरीके से अगर मुझे F2 लिखना होता तो ये कैपिटल क्यू इसके बीच का फोर्स होगा, तो आ जाएगा K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपन, ये डिस्टेंस कितना है, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होगा, तो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आप लिख पाओगे K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपन एक्स स्क्वायर इक्वल टू K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आर माइनस एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर के। आप इसको भी सही से लिखोगे तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है। यानी अगर ध्यान से देखो तो क्या अपन बोल पाएंगे कि सर x इक्वल टू जो आएगा दिस विल बी r/2, यानी दोनों के मिड पॉइंट पर अगर आप रखोगे तो लगने वाला जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पर एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो, एक ट्रिक आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। सर वो ट्रिक क्या है
कि यार जब दोनों चार्जेस का नेचर सेम हो, जो दोनों चार्ज उनके बीच में जो तीसरा चार्ज रख रहे हो, जैसे यहाँ पर Q और Q इनिशियल जो चार्जेस दिए इनका नेचर अगर सेम है तो आपको याद रखना क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक Q1 रख दूं और यहाँ पर Q2, Q1 और Q2 का अगर नेचर सेम है तो तीसरा चार्ज अगर इनके बीच की डिस्टेंस L है तो तीसरा चार्ज जो होगा X वो आएगा अंडर रूट Q1 अपन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू L से। Q1 क्या होगा, उस चार्ज की वैल्यू होगी जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, स्मॉल हो। Q1 हमेशा स्मॉलर चार्ज लेंगे, बस ये याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, तो अगर मुझे x निकालना होता तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों तो सेम है। तो यार यहाँ पर आप कैपिटल Q यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पर कैपिटल Q, यहाँ पर भी कितना कैपिटल Q, R की जगह क्या आ जाता बेटा, सॉरी L की जगह क्या आ जाता R, तो रूट Q ये सब कैंसिल हो जाता, ये कितना आ गया, डायरेक्ट लिख सकते थे। तो ये एक जुगाड़ हो सकता है, जब आपसे पूछता है लोकेशन क्या होगी तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अंडर रूट Q1 अपन Q1 प्लस Q2 इंटू L। करेक्ट, Q1 क्या है, स्मॉलर चार्ज का मैग्नीट्यूड है। करेक्ट, इज इट क्लियर? बिल्कुल करेक्ट है विश्वा। अब यार यहाँ पर मुझे निकालना है व्हाट इज, यहाँ तो हमें नेचर सॉरी लोकेशन पता लग गई, अब क्या पूछा है, नेचर पूछा है। जब यार नेचर पूछा है तब आप ये वाला फॉर्मूले से आप ना तो नेचर निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड क्यों कैंसिल हो जाएगा ना, तो आप किसी एक एंड चार्जेस पर आप फोर्स निकाल दो, किसी एक एंड चार्ज पे आप क्या निकाल दीजिए, फोर्स निकाल दो। करेक्ट है, जैसे फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेचर मैग्नीट्यूड एंड नेचर। करेक्ट, ठीक है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स। देखो अब नेट फोर्स कहां पर, यहीं पर मैं बना दे रहा हूं, ये कैपिटल Q है, यहाँ पर ये कैपिटल Q है, यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द स्मॉल Q, ये आपके पास ये R है। करेक्ट है, यहाँ पर ये R/2 था। आप इस वाले चार्ज पर निकालिए, चार्ज नंबर 3 पर आप नेट फोर्स निकालने की कोशिश करो। जैसे ही आप यहाँ पर निकालोगे, इस कैपिटल Q की वजह से, इस स्मॉल Q की वजह से फोर्स इधर, कैपिटल Q की वजह से इधर, यानी इस पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0। इसको आप 2 मान लो और इसको आप 1 मान लो। करेक्ट है, तो आप लिख सकते हो सर ये आ जाएगा K कैपिटल Q का स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस यहाँ पर K कैपिटल Q स्मॉल Q अपान R/2 का स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सॉल्व करो और मुझे बताइए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी। K से K कैंसिल, ये Q से Q कैंसिल, R से R ये कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4Q। ठीक है, यानी Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12Q/4। नेचर कैसा आएगा, नेगेटिव आना चाहिए। नेचर कैसा आएगा, नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1/4। ट्राई करो, देखो यही आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो अपोजिट आएगा, नेचर मैंने नेगेटिव निकाला लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, नेचर, ये दोनों पॉजिटिव है तो ये कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। करेक्ट, तो मैग्नीट्यूड Q/4, नेचर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ध्यान से देख लो एक बार, नहीं आए तो पूछो, जल्दी से सॉल्व करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इज इट ओके? होप सो एवरीवन इज गेटिंग दिस प्रॉपर्ली। क्लियर? चले आगे बढ़े, आ गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, a q charge is divided into two small objects। ठीक है, a q charge is divided into two small objects, what should be the minimum, what should be the value of charge on the object so that force between ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो आपको फोर्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फोर्स को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू को आपको 0 पुट करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखेंगे, एक चार्ज है, मान लेते हैं बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये डिवाइडेड हुआ किसमें, छोटू छोटू दो ऑब्जेक्ट में, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इस पर चार्ज Q, एक पर चार्ज अगर Q आ गया टोटल चार्ज, तो यहाँ पर ये कितना बचेगा। अभी भी अगर आप कंजर्वेशन यूज करते हो तो नेट चार्ज सिस्टम पर कितना है, ध्यान से देखो,
अभी भी नेट चार्ज कितना क्यू ही है, इसका मतलब चार्ज तो हम कंजर्व करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनके बीच का सेपरेशन कितना बोल रहा है, आर है, तो क्या अपन फोर्स निकाल पाएंगे? यस सर, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है। यार अगर इसको सही से लिखो तो के Q1 की जगह लिखोगे Q माइनस Q, और इसकी जगह अगर ध्यान से देखे तो ये आ गया Q अपन क्या आ गया, आर स्क्वायर। अब कुछ करना नहीं है, आपको इसको क्या कर देना है, इसको आपको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। एक बार आप डिफरेंशिएट कर दोगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमा df बाई डी को क्या पुट करना है, 0। जैसे ही आप 0 पुट करोगे आपको q की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज द q बाई 2। होप सो सबको समझ आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इज इट ओके? ठीक है, ओके। ओके डन। चलो, ये सारी चीजें कहानियां कैसे आती हैं ये कल बता दिया था, तो जरूरत नहीं इसको एक्सप्लेन करने की। यहाँ पर ये सब हो गया था। यार ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, या मैं बता दूंगी, आप ट्राई करके आओगे। क्या मैं इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करा दूं? चलिए, ये तो ठीक है, इसका मैं एक जनरल एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या होता है, करेक्ट। ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन अपन करेंगे। अभी मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, एक जनरल फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे आता है, ठीक है। पेज में ऐड कर रहा हूँ, जस्ट वेट। मान लेते यार दो स्ट्रिंग है, उनको अपन ने एक पिच बॉल से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये एक पिच बॉल है और ये एक पिच बॉल है, करेक्ट। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज गिवन। दोनों के बीच का सेपरेशन कुछ भी मान लो, मान लेते x दिया हुआ है, ठीक है। यार ये यहाँ पर ये जो पिच बॉल्स हैं, जो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों जो स्ट्रिंग है, ये एक दूसरे के साथ यानी वर्टिकल के साथ एंगल बना रहे हैं। सपोज ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्लियर। यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि यार यहाँ पर सर जो चार्ज है, दोनों जो पिच बॉल्स हैं उस पर मान लेते सेम पॉजिटिव चार्ज है। मैं तो जनरलाइज कर रहा हूं ना, सेम कुछ भी हो जाए, सेम पॉजिटिव चार्ज, इसको मान लेते क्यू है, करेक्ट है। तो यार यहाँ पर क्यू तो यहाँ पर भी क्यू। अब आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू मेक द फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पर ये चार्ज को 1 बोल रहा हूँ और यहाँ पर चार्ज को मैं 2 बोल रहा हूँ, करेक्ट। ध्यान से समझिएगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर मैं मान लू, लेट अस अज्यूम मास ऑफ ईच बॉल, ये कितना दिया है, m किलोग्राम। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो उससे कुछ लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ जनरलाइज कर रहा हूँ। एक बार आपको बेसिक चीज पता लग जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप किसी भी एक का एफबीडी बना दो, किसी भी एक पिच बॉल का ऐसे केसेस में आपको एफबीडी बनाना होता है। जैसे यहाँ पर ये जो फर्स्ट बॉल है, मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब फ्री बॉडी डायग्राम का लॉजिक क्या होता है कि जितने फोर्स हैं सर, उन सारे फोर्सेस को आप बनाइए। तो अपन ने क्या किया, चलिए, कि ये वर्टिकल लाइन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर टेंशन तो हमेशा बॉडी से दूर लगता है, यहाँ पर टेंशन टी, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। ध्यान से देखिएगा, क्या ये टी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दिस इज द टी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा। किसी भी एक पिच बॉल का आप एबीडी बनाओ। यार चार्ज है तो बिना मास के तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, अगर मास है तो इसका वेट होगा, और मान लेते कि इसका वेट mg आ जाएगा नीचे की तरफ। क्या और कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ सर, क्योंकि यहाँ पर ये Q है, ये Q1 Q2 है, तो इनके बीच में रिपल्सन भी आएगा क्योंकि नेचर सेम है, तो इसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और आपने बोल दिया इसको Fe, और Fe की वैल्यू आपने चिल्ला के बोल दिया कि Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब यार इस वाली बॉल को आप सिंपली देखो और इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखो। अभी ये सारा एक्सपेरिमेंट मैं कहां पर कर रहा हूं, एयर में कर रहा हूं।
ये सारा एक्सपेरिमेंट में कहां पर कर रहा हूँ, एयर में कर रहा हूँ। वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, अभी भी आ रहा है? अभी ये सारा एक्सपेरिमेंट में कहां पर कर रहा हूँ? ना ना, इधर तो प्रॉब्लम नहीं है विश्वा, इधर ठीक है यार। एक बार फिर से क्लोज करके लाइव आओ, सही हो जाएगा। वॉइस इशू नहीं है यार। ना इधर तो प्रॉब्लम ठीक है। एक बार आप क्लोज करके विंडोज फिर आओ, सही हो जाएगा। इज इट ओके? यहां तक सबको क्लियर है? अब मैं यहाँ पर मैकेनिक्स की इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लिखूंगा। किसकी इक्वेशन लिखूंगा? मैकेनिक्स की इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। यानी मैं लिखना चाह रहा हूं कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो एंड नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो। ये पूरी मैकेनिक्स का कमाल है यार। सिर्फ आप के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर को छोड़ दो तो बाकी पूरा मैकेनिक्स ही तो है। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स पॉजिटिव एक्स में कितना है बेटा? टी साइन थीटा। नेगेटिव एक्स में कितना है? तो आपने इसको एफ ही बोल दिया। इसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है? टी कॉस थीटा। इधर कितना है? एम जी। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अगर 1 और 2 को मैं डिवाइड कर दूं तो को मैं tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? एफ ई अपान एम जी लिख सकता हूं। हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टाइप का प्रॉब्लम तो ऐसे आ जाता है। दूसरा क्या होता है कि बोल देगा कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो भी आपने एयर में किया है, इसको आप कहां पर करिए? वाटर में, कैरोसिन में, किसी अदर मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हो। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया और आपको बोले कि थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्चुअल में चेंज क्या होगा? एक तो चेंज होगा मीडियम में फोर्स। ये कल ही बताया था, मीडियम में जो फोर्स होगा एयर में फोर्स का 1 के टाइम्स हो जाता है, पहली बात। दूसरा, क्या यहां पर जब आप लिक्विड पुट करोगे बेटा, तो क्या यहां पर बॉयंसी फोर्स नहीं आएगा? अगर आप ध्यान से देखो तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप इन चीजों को मीडियम में रखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स चेंज होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स चेंज होगा, यानी अगर लॉजिकली अपन चेक करें तो सारी चीजें सेम होंगी। एक तो टी साइन थीटा जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? आप एफ नॉट बाई के, जब आप मीडियम में रखोगे। दूसरा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक तो टी कॉस थीटा आएगा, दूसरा आपका क्या आएगा? बायंसी फोर्स एफ बी आएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? एम जी के। इज इट ओके और नॉट? यानी अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी माइनस फोर्स ऑफ बायंसी। अब फोर्स ऑफ बायंसी क्या होता है सर? जो फोर्स ऑफ बायंसी होता है, दिस इज बेसिकली रो ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम इनटू जी। ठीक है। अच्छा, रो इक्वल टू क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। यानी अगर अपन ध्यान से देखें तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड लिखना होता तो क्या मैं मास अपान, आप इसको रो ऑफ द सॉलिड भी तो लिख सकते हो। तो अगर अपन लॉजिकली इसको देखें ध्यान से तो मैं एफ बी की जगह क्या लिख सकता हूं? रो ऑफ लिक्विड इंटू मास ऑफ द सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ द, डेंसिटी, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू जी होना चाहिए। इज इट ओके और नॉट? अब यार यहाँ पर कुछ है नहीं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो अब कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर आप एम जी पुट करिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो रो ऑफ द लिक्विड इंटू मास इंटू जी अपॉन रो ऑफ द सॉलिड। ठीक है। एम जी कॉमन निकाल दो। आप एम जी कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड एंड रो ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या आ गया? टी कॉस थीटा। इज इट ओके? कब है? जब हम इसको कहां पर रख रहे हैं? जब हम इसको कहां पर रख रहे हैं? मीडियम में। तो क्या अपन इसको मीडियम के लिए, मैं इक्वेशन नंबर फिर से, ये दूसरी प्रॉब्लम आप समझो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया है क्या? अब आपके पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी आपने किया हुआ है। सर हाँ सर, इक्वेशन नंबर 1 जल्दी से बोलेंगे। सर इक्वेशन नंबर 1 तो आपने ये बताया है, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ नॉट बाई के। अरे हाँ या ना? ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर टी साइन थीटा लिखूं तो क्या आप लिख सकते हो? सर ये आ जाएगा एफ नॉट बाई के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या टेन थीटा आएगा? अगर आप टेन थीटा लिखना जानते हो तो आप बोल पाओगे सर ये आ जाएगा एफ नॉट बाई के इंटू एम जी। यही होगा 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ सॉलिड। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ये तो टेन थीटा आ गया। आपको ये दिया था कि थीटा तो चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी अगर आप मीडियम में पुट भी कर रहे हो तो जो पहले थीटा आ रहा था और जो बाद में थीटा आ रहा है चेंज नहीं हो रहा है। इफ थीटा इज नॉट चेंजिंग,
अगर थीटा चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू आप मीडियम में रखो, ठीक है, या जो आपका थीटा इन एयर है वो सेम होगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि ये tan थीटा और जो आपने पहले tan थीटा निकाला है वो दोनों सेम होंगे, एफ ई अपन एम जी। एफ ई को आप एफ नॉट लिख दो, अच्छा लगेगा। तो अब इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है यार। अब आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर एफ नॉट अपन के इंटू एम जी, 1 - रो ऑफ लिक्विड अपन रो ऑफ सॉलिड इक्वल टू एफ नॉट अपन एम जी होना चाहिए। यहाँ पर कुछ चक्रवात समझ आ गया होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर अपन ध्यान से देख पा रहे हैं तो क्या हमें यहाँ पर के की वैल्यू दिख जाएगी? अरे बोलो यार। रो सॉलिड अपन रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड, करेक्ट है, इक्वल टू क्या आ गया? के आ गया। बोलो बोलो, समझ आया नहीं आया यार यहाँ तक? क्लियर? नहीं आ रहा तो पूछो यार, अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। क्या ये लॉजिक समझ आया कि हमने कैसे बायनेंसी फोर्स को कंसीडर किया हुआ है? ये समझ आ गया कि बायनेंसी फोर्स को कैसे कंसीडर किया है, किस हिसाब से अपन यहाँ पर इन चीजों को रखेंगे? आगे बढ़े। ओके, चलिए, ये रटना नहीं होता, ये आपको याद ही रखना है, थोड़ा समझ के चलोगे तो अच्छा रहेगा। अब उस क्वेश्चन में पीछे जाते हैं जो आपको क्वेश्चन दिया है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कराने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर आपको दोनों स्ट्रिंग के बीच, ये स्टेटमेंट देखिएगा, वर्टिकल के साथ नहीं, दोनों स्ट्रिंग के बीच का एंगल दिया हुआ है, ये एक समझने वाली बात थी। चार्ज पे सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 15, और ये एंगल कितना होगा? दिस विल बी 15। आप किसी का एक का बीडी बनाओ, यहाँ पर टी, तो यार ये एंगल 15 है, तो ये आ जाएगा कितना? टी साइन 15, और इधर कितना? टी कॉस 15, और इसका वेट इधर आ जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। आपसे पूछता है व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के पूछा है, ठीक है। अगर डेंसिटी आपको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है, क्या आप सॉल्व कर पाओगे क्या, या मैं करा दूं? क्या आप ट्राई करोगे या मैं करा दूं? सॉल्व करोगे या मैं करा दूं? कुछ नहीं है इसमें तो। के का फॉर्मूला अभी डिराइव किया, रो ऑफ सॉलिड अपन रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ लिक्विड, करेक्ट। यहाँ पर सारी कहानी आपको दिया हुआ है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 2 इसका आंसर मिल जाना चाहिए। कितना मिल जाना चाहिए? 2। ये आ जाएगा 1.6 अपन 1.6 माइनस 0.8। क्लियर? कुछ नहीं है, 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। अरे आया नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गया? क्या हमें पॉइंट चार्ज के बारे में कहानी समझ आ गई? ठीक है, पॉइंट चार्ज के बारे में कहानी समझ आ गई कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या है। ओके, फिर अगर आपका इनफाइनाइट चार्ज है तो कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे फाइंड आउट करोगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, अगर मैं किसी सिस्टम दूसरे मीडियम में इन सारे एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूँ तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ऑल क्लियर? ठीक है। जिन लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ लिया है, जिन लोगों ने वीडियो देख लिए सेमीकंडक्टर के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरे को आप मैसेज करो, आपको एक सीट भेज देता हूँ, और उस सीट में क्वेश्चंस जितने दिए हैं एटलीस्ट वो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, नहीं आए तो फिर पूछना है, ठीक है। होप सो यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।
चलिए अब बात करते हैं, अभी तक तो हमने, अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अगर अपन ध्यान से देखें बेटा, जो आपका कूलाम्स लॉ है इसकी वैलिडिटी क्या है? सर इसकी वैलिडिटी ये होती है कि एक तो चार्ज जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, और दूसरा चार्ज कैसा होना चाहिए, स्टेट ऑफ रेस्ट में होना चाहिए। ये इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। अगर आपको के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर यूज करना है माय डियर, तो आपको यहाँ पर जो भी चार्ज आपको दिया हो, जो भी चार्ज आपको दिया हो, उसको आप किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म होता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट है। कहीं कहीं आपको ऐसे 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 मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व करें, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ठीक है, वो आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर हमें दोनों तरीके की प्रॉब्लम मिल सकती है। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का, एक तो आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और दूसरा आपका कैसे हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। ये तो ठीक है। ये कैसे पता लग जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में पता लग जाएगा। इसको जानने के पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि भैया टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब आप बात करते हो तो बस ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता के फिर अपन खत्म करते हैं, लेट हो रहा है। ध्यान से समझिए, जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो माय डियर, तो हमारे सिलेबस में हमें तीन टाइप के चार्जेस को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। एक तो आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आपका एरियल चार्ज या सरफेस चार्ज बोलते हैं, और तीसरा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कितने टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए बेटा, तीन टाइप के। एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एरियल या सरफेस चार्ज, और तीसरा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हमारे सिलेबस में जिनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। जो आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए क्वांटिटी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये मैंने आपको रोटेशनल मोशन में भी पढ़ाया हुआ है। जहां पर लीनियर चार्ज पढ़ा है वहां पर मैंने आपको लीनियर मास डेंसिटी पढ़ाया हुआ था, ठीक है। एरियल चार्ज डेंसिटी, अगर आपको एरियल चार्ज या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है तो क्वांटिटी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड, अगर आपको वॉल्यूम के अलोंग पढ़ना है तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अब इसका लॉजिक क्या होता है ये आप समझिए। होता क्या है, लाइन का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, अगर आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज द टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा, दिस इज द टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। यार पर यूनिट लेंथ अगर आपको 1 मीटर में पता है चार्ज, तो क्या आप 10 मीटर में निकाल पाओगे, 15 मीटर में निकाल पाओगे? इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आप अगर पर यूनिट आपको चार्ज पता है तो आप किसी भी लेंथ पर टोटल चार्ज की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से इसको रो से कैलकुलेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड क्यू बाई वी। अगर आप प्रैक्टिकली इसको ऑब्जर्व करते हो, तो जैसे एक आपके पास वायर है, इस वायर में कितने चार्ज हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर इसकी टोटल लेंथ एल होता, टोटल लेंथ एल है, और इसका अगर टोटल चार्ज, सब चार्ज अगर एल क्यू दिया हुआ है, तो आप एक टर्म डिसाइड कर सकते हो, दैट इज द क्यू बाई एल, ठीक है। अगर आपसे यहां पर ध्यान से समझिए, अगर आपसे सिर्फ dx लेंथ पे पूछता, कितनी लेंथ पे, dx लेंथ पे चार्ज पूछता, तो आप बोल सकते थे सर ये dq होगा और इसकी वैल्यू होगी लैम्डा dx, ठीक है। देखो वन लेंथ, वन यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, तो dx लेंथ पर चार्ज कितना होगा, लैम्डा dx होगा। ये इसका लॉजिक है कि आपसे कहां पर किसी भी छोटे एलिमेंट में चार्ज निकालना है, तो आप लैम्डा इंटू दैट पर्टिकुलर लेंथ आप कर दो,
इज इट ओके और नॉट? क्लियर? तो अगर आपका लाइन के लॉन्ग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। ये कहां पर यूज करेंगे? अगर आपको रॉड दिया है, वायर दिया हुआ है, या आपका रिंग का पेरीफेरी भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये सारे टर्म में अपन क्या डिसाइड करेंगे? यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। अगर आपको स्फेरिकल बॉडी दिया है, ठीक है, एक स्फेयर दिया है, इसके सरफेस पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर छोटू चार्ज निकालना होता तो मैं सिग्मा इंटू डी ए कर पाता, ठीक है। वॉल्यूम में अगर आपके पास थ्रू आउट द वॉल्यूम इनसाइड आउटसाइड हर जगह है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या डिसाइड करोगे? रो। सिर्फ ये तीन चीजें, ये आप क्वेश्चन को देखोगे, मेजोरिटी ऑफ चीजों में तो क्या होता है, आपको दिया ही होता है। अगर नहीं दिया है तो आपको समझ आना पड़ेगा कि भैया अगर चार्ज जो है एरिया वाइज दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस में, तो अपन को वहां पर सिग्मा को डिफाइन करना है। वॉल्यूम दिया हुआ है तो हमें वहां पर रो को डिसाइड करना है। अगर लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो हमें लैम्डा को डिसाइड करना पड़ेगा। होप सो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। कल अपन सेम टाइम मिलने वाले हैं इसी समय, ठीक है। आगे अपन इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सारे कर लेंगे। जिन लोगों ने पढ़ लिया है, जिन लोगों ने क्या पढ़ लिया है, जिन लोगों ने सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, मैसेज करेंगे, सीट लेंगे और सॉल्व करेंगे, करेक्ट। आज अपन फिनिश करते हैं, कल इसी के आगे अपन जो आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसी के आगे अपन अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, करेक्ट।